अपने आप को सुपर पावर और बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था कहने वाला देश यानी अमेरिका के ऊपर अब रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इससे ज़रूरी बात ये आती है कि अगर हकीकत मानों में जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, रियल में अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा अभी लगातार जो गिरावटें हो रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आए कि अगर हकीकत मानो में अमेरिका के अंदर ऐसा हो जाता है तो इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट में, मतलब ग्लोबल मार्केट में आप जाकर देखें, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी भयानक तरीके से अभी गिरावट हो रही थी। जैसा कि आपको पता है कि निक्की में जो है ना 12-14-15% तक की गिरावट हो चुकी थी। तो निक्की जैसा इंडेक्स में 12-14% तक की गिरावट का हो जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट मानी जा सकती है, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो को शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पिछले सोमवार, अभी जो गुजरा है सोमवार, उस ब्लैक मंडे को, यानी ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था कि मार्केट में भाई इतनी बड़ी गिरावट हो गई, देखते देखते में मार्केट का पूरा नक्शा चेंज हो गया था। तो इसके पीछे सर दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि भाई बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। अब दिक्कत वाली बात ये आती है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो कि समझने वाली बात ये है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इससे क्या दिक्कत हुई, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहले होता क्या था कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ही सस्ता था, बहुत ही ना के बराबर था, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर से सस्ते में इन्वेस्टर्स पैसे उठाते थे और उसे निवेश करते थे, अपने देश में निवेश करते थे और अपने देश के बाहर भी निवेश करते थे, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जब इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ा दिया गया तो अब इन्वेस्टर्स को समझ में आया कि भाई जो पैसे हमने लिए हुए हैं इंटरेस्ट पे, अब उसका इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो, उसका ब्याज मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस डर से बहुत सारे लोग अपने पैसे को निकाल रहे हैं मार्केट के अंदर से और उन कर्ज को, उन लाइबिलिटीज़ को सधाने पर लगे हुए हैं, पे करने पर लगे हुए हैं। तो भाई जैसे ही मार्केट से पैसे निकलेंगे तो मार्केट में ऑफकोर्स ये बात तय है कि भाई वहाँ पर गिरावट होगी, समझ रहे हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है, जो कि मेन रीज़न है। इन लोग वगैरह के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो मेन रीज़न है वो यही मेन रीज़न है, जहां जिसकी वजह से मार्केट में गिरावटें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, दूसरी जो रीज़न है, दूसरा जो मेन रीज़न है, वो रीज़न क्या है आपको पता है? वो रीज़न है वही बात जो मैंने अभी अभी की है कि भाई अमेरिका के अंदर रिसेशन का जो खतरा है वो बहुत ही बुरी तरीके से मंडरा रहा है। रिसेशन, मंदी का खतरा बहुत बुरी तरीके से मंडरा रहा है। अब यहाँ पर ये जानकर हैरानी होती है कि भाई अमेरिका जैसे देश में रिसेशन अगर आ जाए, अमेरिका जैसे देश में अगर मंदी आ जाए तो बाकी के देशों का क्या हाल होगा। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर जिसको सुपर पावर माना जाता है, और यकीनन है भी। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था, कहते हैं ना कि भाई इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही हाई लेवल की इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की मजबूरी सुनाई जा रही है, इस तरह की दिक्कतें आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, इसके पीछे का जो रीज़न है, अमेरिका के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यानी बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे देश में बेरोज़गारी की अगर मैं बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जो दरें बढ़ चुकी है वो 4.3% तक के बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी 4.3% तक बढ़ चुकी है, जो कि अमेरिका देश के लिए एक बहुत बड़ी बेरोज़गारी मानी जा सकती है और मानी जा रही है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के अंदर मंदी आ सकती है और बहुत ही भयानक वाली मंदी आ सकती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में तो बेरोज़गारी
आनी ही है। तो फाइनली ग्लोबल मार्केट में कोहराम मचने के पीछे सबसे पहला रीज़न ये रहा कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, और दूसरा रीज़न ये रहा कि भाई अमेरिका के अंदर मंदी आने का जो डर है ये रहा। समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ तक अगर सारी बातें समझ में आ गई है तो अब हम ये समझते हैं कि जैसा कि माना जा रहा है और अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को कबूल कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ भाई मंदी आ सकती है। अगर मंदी आई तो क्या होगा? तो कहा यह गया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास की बहुत बड़ी मंदी आ सकती है, बहुत बड़ी मंदी आ सकती है, बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है और इतनी बुरी तरह मार्केट में क्रैशेस आ सकते हैं जिसका जवाब नहीं है। समझ रहे कि नहीं? अब इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए, बहुत सारे लोग तो आपको ये कहते हैं और बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि भाई कुछ कनेक्शन नहीं है जापान के मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद अमेरिका के मार्केट में क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा हमारा कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई दुनिया की हर मार्केट से हर मार्केट को कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। समझ रहे हैं? ख़ास तौर से अगर मैं इंडियन मार्केट के कनेक्शन की बात करूँ यूएस मार्केट के साथ, तो आपको पता ही चलता होगा कि भाई यूएस में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? तो ये सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से लगता है कि भाई इंडियन मार्केट पे असर दिख सकता है। इसका मैं एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगा। जैसे आप ले चलिए अपने आप को 2008 के अंदर, समझ रहे हैं ना? 2008 में क्या हुआ था? इंडिया के अंदर इतनी बुरी जो गिरावटें हो रही थी, मार्केट में बहुत बुरा हाल हो चुका था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उस टाइम पे जो रीज़न था वो इंडिया के अंदर ख़ास रीज़न नहीं था। ये समझने वाली बात है कि इंडिया के अंदर रीज़न नहीं था, वो अमेरिका में ही रीज़न थे। क्या रीज़न थे उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ही रीज़न थे जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में कोहराम मचा था और इंडिया के अंदर भी एक भारी गिरावट, बल्कि क्रैशेस वाली गिरावट देखने को मिली थी। समझ रहे कि नहीं? अब अगर बात आती है 2024 की, तो देखिए 2022 और 2024 में मैं जानता हूं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं भी पड़ सकता है। रीज़न ये है, रीज़न क्या है आपको पता है? ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो DIIs हैं इनके बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। आपको पता है कि शुरू से लेकर अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने में विदेशी इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, रोल रहा है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं। समझ रहे हैं ना? अभी भी बीच में कई मरतबा इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? रीज़न यही है कि भाई DIIs के बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो अगर फाइनली अब अगर बात की जाए कि क्या असर पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इम्पैक्ट तो बहरहाल पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? कम पड़े ज़्यादा पड़े वो एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता है कि कम पड़ने वाला है, ज़्यादा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट का अगर सोमवार की अगर मैं बात करूं तो देखिए यूएस के अंदर गिरावट हुई, जापानीज़ इंडेक्स के अंदर गिरावट हुई, तो वहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट हुई। स्मॉल कैप मिड कैप 3-4% तक के गिर गए थे। उसके बाद निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी भी बुरी तरीके से गिर चुका था। मतलब समझिए ना 2-2.5% से ज़्यादा गिर चुका था। समझ रहे हैं? 2-2.5% से ज़्यादा निफ्टी गिर चुका था। सेंसेक्स का भी लगभग यही हाल था। तो मैं कैसे मान सकता हूं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ग्लोबल मार्केट में अगर गिरावट हो रही है, ख़ासतौर से अगर यूएस की मार्केट का बुरा हाल है, तो मैं कैसे मान सकता हूं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में बुरा हाल नहीं हो सकता है? मैं मानता हूँ DIIs हैं, इनके बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान कर चलिए कि अगर अमेरिका के अंदर मंदी आती है तो इसका इम्पैक्ट बुरी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। समझ रहे? ये बातें तय हो गई। अब देखिए रेट कट वगैरह करने की बात हो रही थी, फेड की तरफ से रेट वगैरह कट करने की बात हो रही थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ खास क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। अगर आगे आएगी तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जो एक बात बहुत ही गौर करने वाली है और बहुत ही समझदारी से काम लेने वाली है वो ये कि भाई अब भी आपको अपने, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेशित हैं तो, या फिर स्टॉक के अंदर निवेशित है तो, कभी भी गलती से भी अपने फंड को रिडीम आपको नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर इस गिरावट के बाद आपको बहुत हाई लेवल के पैसे बनने वाले हैं। इसके भी पीछे का रीज़न वही है 2008 में क्या हुआ था? जब गिरावट हुई थी तो मार्केट एक दिन में, सेंसेक्स एक दिन में 8000 से ऊपर पॉइंट्स में गिरते थे। 8000 से ऊपर के पॉइंट्स में गिरते थे एक दिन में। सेंसेक्स का ये हाल था। समझ रहे कि नहीं? लेकिन बाद में जब रिकवरी हुई
तो हाई लेवल की रिकवरी वहाँ पर देखने को मिली थी। सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी होने वाला है कि अगर मंदी आती भी है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती भी हैं, अगर मार्केट में गिरावटें होती भी हैं, तो आपको रिडीम नहीं करना है, क्योंकि आने वाला जो उसके बाद का समय होगा ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन समय होने वाला है और वही समय होगा जो ख़ास तौर से पैसा बनाने वाला समय होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनली ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें थी जिसका ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर ख़ास तौर से एक बात आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या रखना है, मैंने पीछे अभी बोला है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि भाई रिडीम नहीं करना है, मार्केट में बने रहना है। अगर आपको पैसे बनाना है तो मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और यही वक्त होगा कि आपके पैसे बन सकते हैं, यही मौका होगा जब आपके पैसे बनेंगे, समझ रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मैं ज़रूर मिलूंगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।